हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने सॉलिड स्टेट शुरू कर रखा है, मैंने पिछले क्लास में आपको सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बताया था। वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया था। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा क्रिस्टल लैटिस। यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो चलो क्रिस्टल लैटिस से समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, देखो मेरे पास ये होता है रेगुलर अरेंजमेंट, और वो अरेंजमेंट कैसी होती है, वो होती है थ्री डायमेंशनल। रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट किसकी, ऑफ पॉइंट्स इन क्रिस्टल, इन क्रिस्टल्स। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे अरेंजमेंट होती है किसकी, 3D में यहाँ पे अरेंजमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे 3D में अरेंजमेंट होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3D मेरे पास पूरा क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे पॉइंट्स की अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल्स के अंदर। जितने भी आप ये देख रहे हो मेरे पास, ये पॉइंट्स देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है, 3D अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ पे कुछ हम क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। ओके, इसी में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आपने ये पोस्ट करो और इसके बारे में लिखो, इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर आपने ये लिख लिया है तो मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात आती है, जितने भी मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जितने भी मेरे पास ये सारी चीज़ें, इस पे मेरे पास सारे आएंगे, एटम्स आ सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स। तो ईच कॉर्नर या ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें क्या आते हैं, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव एटम्स भी हो सकते हैं, क्या कंटेन करते हैं, पार्टिकल कंटेन एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और इन साइड्स को हम कॉन्स्टिट्यूशनल साइड्स भी कहते हैं। सेकेंड बात करते हैं, जितने भी मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल साइट्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिस साइट। क्या बोलते हैं, लैटिस साइट। लैटिस साइट भी बोल सकते हैं या फिर लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, या तो ये लैटिस पॉइंट बोलते हैं इसको, या फिर इनको बोलते हैं लैटिस साइट, इनको बोला जाता है। ठीक है, अब इनके पास क्या होते हैं, मेरे साथ एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मेरे पास कुछ क्रिस्टल लैटिस के बारे में हो गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, इन कोनों को दिख रहे हैं सारे, क्या मेरे पास लैटिस पॉइंट है। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या आते हैं, लैटिस पॉइंट्स आते हैं या फिर लैटिस साइट इनको कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मेरे पास आता है यूनिट सेल। देखो ये मेरा 3D अरेंजमेंट है किसका, क्रिस्टल लैटिस का। अगर मैं इसका स्मॉलेस्ट कोई भी एक मान लो इसके ऊपर एक और क्यूब आ जाए, ठीक है, तो ये एक क्यूब तो यहाँ पे होगा नहीं, इसके ऊपर एक, उसके ऊपर फिर से एक, यहाँ इसके ऊपर भी एक होगा। ठीक है, ये पूरा 3D अरेंजमेंट होता है। अगर मैं इसका कोई भी एक स्मॉलेस्ट पार्ट उठाऊं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये उठाती हूँ, स्मॉलेस्ट पार्ट उठाती हूँ, इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को ही क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, स्मॉलेस्ट पोर्शन, ठीक है, स्मॉलेस्ट पोर्शन इन 3D क्रिस्टल लैटिस या फिर इन क्रिस्टल लैटिस। तो इसको क्या कहते हैं हम, यूनिट सेल।
तो यूनिट सेल क्या हो गया, पूरे क्रिस्टल लैटिस का कोई भी एक स्मॉलेस्ट पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। अगर मैं इस क्यूबॉइड की लेंथ के बारे में बताऊं या फिर क्यूबॉइड में एंगल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं कुछ ऐसे कर सकती हूँ। देखो एक और क्यूबॉइड ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब लेंथ के बारे में डिस्कस करती हूँ। तो लेंथ क्यूबॉइड के अंदर कैसी होती है, देखो ये मेरे पास ये क्या दिख रही है आपको, ये लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ इस पॉइंट पे मान के चले तो ये मेरे पास 3 लेंथ हो जाएगी। अब मैं इसको मान सकती हूँ, मान ले इसको मैंने दे दिया A, इस लेंथ को B और इसको C। अब इन पॉइंट्स के, इन लाइन के बीच में एक एंगल भी होगा, जो A और B के बीच में देखो जो एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं अल्फा एंगल मान लेते हैं, ठीक है। ये एजेस से होके जा रहा है, और A और C के बीच के जो एंगल है इसको मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं गामा। तो यूनिट सेल में भी लेंथ होती है हमारे पास और एंगल्स होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे A, B और C, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, एंगल बिटवीन दिस, अल्फा किसके बीच का एंगल है, A और B, ये क्या मेरे पास एंगल्स है, ठीक है। तो ये बात होगी मेरी यूनिट सेल की। तो दोबारा देखते हैं यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देखो सबसे पहला जो टाइप होता है यूनिट सेल का, वो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जितने भी मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्यूबॉइड में कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, मान लो ये मेरे पास क्यूबॉइड है, इसका स्मॉलेस्ट पोर्शन हमने यूनिट सेल पढ़ा था। फर्स्ट टाइप क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी मैंने बताया इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के जितने भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, फिर कोई भी पार्टिकल है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, अब कॉर्नर्स के कैसे होते हैं यूनिट सेल में, देखो मेरे पास, सॉरी, ये देखो, ये एक, ये कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th और 8th, ये जितने भी होते हैं ये कौन से यूनिट सेल कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर्स कितने होते हैं, एक यूनिट सेल में, एक क्रिस्टल लैटिस में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अभी CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने CBSE में भी अपनी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 12th में, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, इन 8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो होता है 1/8, ठीक है। अब सेकंड मेरे पास टाइप आता है, ओके, सेकेंड टाइप आता है मेरे पास सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब इस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट हो पार्टिकल्स या फिर क्यूबॉइड में कोई भी हिस्से में प्रेजेंट हो, मतलब कॉर्नर प्लस में कोई भी पार्ट में अगर मेरा पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इस सेंटर्ड यूनिट सेल के भी सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आता है बॉडी यूनिट, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और आता है
एज सेंटर या फिर एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बॉडी सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है और एंड सेंटर्ड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं किसको बताऊंगी, यहाँ पे बॉडी सेंटर। मेरे पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल किसे कहते हैं। ठीक है, अब तो बॉडी सेंटर्ड पे क्या होता है, देखो मेरे इस क्यूबॉइड में मेरे कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, प्लस में इस पूरे एक बीच में इस बॉडी सेंटर, इस पूरी बॉडी पे भी, इस बॉडी के सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉर्नर प्लस में बॉडी सेंटर। ठीक है, ओके। थर्ड सेकेंड टाइप आता है मेरे पास फेस सेंटर्ड। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फेस सेंटर, फेस सेंटर्ड में क्या होता है, देखो हमारे पास एक पूरे क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक क्यूबॉइड बनाए, इसमें क्या होता है कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स प्लस में फेसेस, कि जितने फेस है और प्लस में कॉर्नर्स। ठीक है, अब इसकी कंट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस कैसे होते हैं, देखो एक ये हो गया मेरे पास फेज, एक ये फेज हो गया, एक ये फेज हो गया, एक फेज ये हो गया, एक फ्रंट में होता है, एक बैक साइड होता है। तो टोटल कितने फेस होते हैं 6, प्लस में कॉर्नर्स कितने होते हैं 8। ये हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे थर्ड नंबर वाला एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब इस एंड सेंटर में क्या होता है, ध्यान से देखो। दिस एंड सेंटर बच्चों को समझ नहीं आता है, तो देखते हैं एंड सेंटर्ड क्या होता है। देखो ये मेरे पास अपोजिट फेजेस है। ठीक है, फेस है यहाँ पे, अपोजिट फेज है मेरे पास। एक ये फेज मान लीजिए पूरा और एक ये फेज पूरा मान लीजिए। ये क्या है, अपोजिट फेज। हर एक फेस के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 2 पार्टिकल रखे हुए हैं फेस के बीच में। ठीक है, और कॉर्नर तो हमें पता ही है कितने होते हैं कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एंड सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर्स आ जाएंगे, प्लस में क्या लिखोगे, जितने भी पार्टिकल अपोजिट फेस पे प्रेजेंट है, मीन्स अपोजिट उस पे, अपोजिट फेसेस पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है, वो तो हमेशा हर एक पे होंगे, और क्या अपोजिट फेसेस पे। देखो इस फेस पे, ये देखो अपोजिट फेस है, यहाँ भी जा रहा है ये पार्टिकल। ठीक है, और इससे अपोजिट फेस, देखो इसका अपोजिट फेस ये होगा, इसका जस्ट अपोजिट फेस ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड सेंटर्ड पे। एंड सेंटर्ड पे कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 2, प्लस में क्या होगा, कॉर्नर्स का 8। ठीक है, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल का, बॉडी सेंटर्ड। सेकंड क्या है, फेस सेंटर्ड। थर्ड क्या है, एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर पे कॉर्नर प्लस में लिख लेना, कॉर्नर प्लस में बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड पे प्रेजेंट होंगे। फेस पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे भी होते हैं। ठीक है, और फेसेस पे भी होते हैं। फेस हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। ठीक है,
और थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स और किस पे होते हैं, अपोजिट फेजेस पे, जैसे अभी मैंने बताया, और 2 अपोजिट फेज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगली बार बात करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने समझा भी रखा होगा विद डायग्राम, देखो ध्यान से, ये रहा प्रिमिटिव और सिंपल। प्रिमिटिव को हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं और 4 पॉसिबल 3D लैटिस होते हैं। ठीक है, उनको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। बॉडी सेंटर पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो ऐसा होता है, और इन्होंने क्या कहते हैं, ओके, बॉडी सेंटर एक बॉडी पे भी प्रेजेंट होता है और कॉर्नर्स पे भी, फेस में भी देखो ऐसे ये 3D मॉलिक्यूल दिखते हैं। तो द 3 क्यूबिक लैटिस ऑल साइड ऑफ सेम लेंथ, सबकी क्या होगी यहाँ पे, सेम लेंथ होगी, एंगल सेम होंगे बिटवीन फेसेस ऑल 90 डिग्री। सेकेंड आता है प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड में, ये क्या होता है, 2 टेट्रागोनल, वन साइड डिफरेंट इन लेंथ, ये हमारे लेंथ के बारे में बताया हुआ है और एंगल्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसी का ऐसे क्यूबिक में टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ये मेरे पास 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं। ठीक है, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में इनके एंगल्स के बारे में बताया, जैसे मैंने बताया आपको अल्फा बीटा गामा, तो इनके एंगल्स के बारे में। अब ये सारे एंगल्स इक्वल तो नहीं होते, किसी शेप का अलग, क्यूबिक का अलग होता है, टेट्रागोनल का अलग होता है, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ओके, ठीक है, ट्राइक्लिनिक, और ये क्या है, रोम्बोहेड्रल का। ठीक है, अब इनके एंगल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस वो पूछते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, देखो सबसे पहले वो क्यूबिक का उठाएगा कि बताओ क्यूबिक में जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यूबिक में मैं बताती हूँ, और उनकी लेंथ, सबकी लेंथ इक्वल होती है या नहीं होती है, वैसे ये क्वेश्चंस पूछेगा, उसी पे बेस्ड ये सारी चीजें। ठीक है, अब इनकी लेंथ क्या होती है, क्यूबिक में लेंथ होती है इक्वल। कैसी होती है, इक्वल लेंथ होती है, मतलब ए बी सी जितने में मैंने शुरू में लेंथ बताई थी आपको, वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब एंगल की बात करें, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, सबके एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सबके एंगल 90। सेकंड बात आती है, ये तो होगी क्यूबिक की, सबसे आसान होता है क्यूबिक मेरे पास। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कितने के होते हैं, यहाँ पे अच्छे से नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये हमारी एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है ये। ठीक है, सेकंड होता है टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या होता है, एक बीच में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, A इज इक्वल टू बी तो होता है, पर B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, B इज नॉट इक्वल टू C, और यहाँ पे सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री। हो गया याद, देखो क्यूबिक में सारी लेंथ इक्वल होती है, अल्फा बीटा गामा का एंगल भी इक्वल होता है, सबके बीच में 90 डिग्री होता है, क्यूबिक का हो गया याद। सेकंड किसका, टेट्रागोनल का। टेट्रागोनल में भी क्या होता है, A इज इक्वल टू B तो है, पर B इज नॉट इक्वल टू C, क्योंकि इसमें एक बॉडी सेंटर पे भी आ जाता है और एक, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इसमें भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब 2 तो हमें हो गए याद, अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, कोई भी साइड, एक भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, बट एंगल कितना होना चाहिए, सब में 90 डिग्री होना चाहिए। 3 मुझे तो हो गए याद, क्यूबिक में सारी साइड इक्वल होती है, सभी का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, सेकंड टेट्रागोनल में क्या होता है, बस एक B इज नॉट इक्वल टू C होता है, पर सभी का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ऑर्थोरोम्बिक सबसे आसान है, कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती ऑर्थोरोम्बिक में, क्या होता है, पर सबका 90 डिग्री एंगल होता है। फोर्थ में अगर बात करूं, ठीक है, फोर्थ में बात करूं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल में देखो, ये इनके आपसे ये बनाने के लिए नहीं बोलेगा, बस बोलेगा इनकी लेंथ बताओ, किसकी लेंथ इक्वल है, किसकी नहीं है, किसके एंगल्स इक्वल हैं, किसके नहीं है। ठीक है, वो ये बोलेगा। ओके, तो इसमें हेक्सागोनल में क्या होता है, A इज इक्वल टू B तो है, पर इज नॉट इक्वल टू C। ये किसका केस था, टेट्रागोनल का भी केस था। ठीक है, हेक्सागोनल का भी यही केस आ गया, तो मेरे पास 2 केस तो ये हो गए सेम सेम, बट एंगल का फर्क है।
इसमें क्या होता है, गामा का एंगल 120 डिग्री होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। गामा का एंगल एक पूरे पेज पे इसको बना लेना प्रॉपरली, ठीक है, और एक अच्छे से पेन से इसको छाप लेना एज इट इज, ठीक है, और मोटा मोटा लिख लेना भाई कि टेट्रागोनल और हेक्सागोनल का तो सेम लेंथ होती है, पर यहाँ पे अल्फा बीटा तो 90 डिग्री होते हैं और गामा कितने का होता है, 120 डिग्री का, ठीक है। अब आता है मोनोक्लिनिक। ये मेरे पास मोनोक्लिनिक होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ठीक है। इस मोनोक्लिनिक में क्या होता है, एक भी लेंथ इक्वल नहीं होती, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, बट इसमें भी क्या होता है, अल्फा और गामा मेरे पास 90 डिग्री होता है और बीटा क्या होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है, ये चीज होती है। लास्ट ट्राइक्लिनिक में ना तो लेंथ इक्वल होती है ना कोई भी एंगल इक्वल होता है, ठीक है। A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, सब क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो ये मेरे पास 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, जितने भी एंगल्स हैं और लेंथ है इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से मैं न्यूमेरिकल्स भी उठाऊंगी। तो यूनिट सेल, तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगी, प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव को मैं सिंपल भी कह सकती हूँ, सिंपल यूनिट सेल, और अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करूं इसको मैं बोलती हूँ SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कॉर्नर्स, ये जो प्रिमिटिव है और सिंपल यूनिट सेल है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। और प्लस में इनका कंट्रीब्यूशन, देखो अभी के लिए आप कंट्रीब्यूशन याद कर लो क्योंकि CUET पास में आ रहा है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन अभी सबके लिए याद कर लेते हैं, तो डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ाएंगे। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं मेरे पास, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो जो एटम्स होंगे, देखो Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स को, तो यहाँ पे एटम्स होंगे 1 एटम। तो SCC में कोई पूछे कि SCC के केस में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, कॉर्नर्स इनटू में कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर्स 8 होते हैं और कंट्रीब्यूशन इनका क्या होता है, 1/8। तो Z कितना हो गया, 1, ठीक है। SCC के केस में Z कितना हो गया, 1। अब मैं सेकंड में बात करती हूँ, सेंटर्ड में मैंने 3 पढ़ाए थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। अब सबसे पहले मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करती हूँ। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड को मैं बोलती हूँ BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC में मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होते हैं, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे भी होते हैं, प्लस में कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर्ड पे, ठीक है। कॉर्नर पे कितने होते हैं, मैंने अभी बताया आपको 1, कैसे आया, 8 × 1/8, प्लस में कितना, बॉडी सेंटर्ड सिर्फ एक होता है, ठीक है, तो प्लस में 1, तो ये कैंसिल आउट, तो Z इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। कोई पूछे नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड, तो कितने होते हैं, 2 टिक कराना कि मेरे पास 2 एटम्स होते हैं BCC में। अगला केस देखते हैं, अगला केस है मेरे पास FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको मैं बोलती हूँ FCC भी कहा जाता है, फेस सेंटर्ड को, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा और लिखते चलेगा, नोट्स बनाओ अपने अच्छे अच्छे, कॉर्नर्स और शॉर्ट नोट बनाओगे तो उसका बेस्ट है। कॉर्नर्स पे, ठीक है, प्लस में फेस सेंटर्ड पे, मेरे पास फेस मैंने कितने बताए थे आपको, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, और कॉर्नर्स कितने होते हैं, अब इसका कंट्रीब्यूशन भी साथ के साथ लिखेंगे, 8 कॉर्नर होते हैं, इनटू में 1/8 क्या होता है, इनका कंट्रीब्यूशन होता है।
प्लस में, ठीक है, मेरे पास 6 फेसेस होते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी के केस में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, 4 एटम्स आ जाएंगे इन केस ऑफ एफसीसी। फोर्थ बात करते हैं, एंड सेंटर्ड, ठीक है, एंड सेंटर्ड पे। अब इसमें भी क्या होता है, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं प्लस में। एंड सेंटर्ड का केस मैंने बताया था, एंड सेंटर्ड में मैंने बताया था कॉर्नर्स, और एंड सेंटर्ड पे क्या होता है, फेसेस पे, अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कॉर्नर्स यहाँ पे हमारे पास कितने होते हैं, ध्यान से देखो, 8 होते हैं, इनटू में आपको याद हो जाना चाहिए इसका कंट्रीब्यूशन 1/8। अब प्लस करेंगे, एंड सेंटर्ड मैंने 2 बताए थे, 2 एटम अपोजिट उस साइड पे प्रेजेंट होंगे, प्लस में इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हाफ। तो ये कितना आ गया, z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एंड सेंटर्ड पे भी एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, मेरे पास 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। अगला मैं देखूं, लास्ट बच गया एज सेंटर्ड, ये कभी कभी पूछ लेता है, एज सेंटर्ड, ठीक है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ओके। एज सेंटर पे भी कितने होते हैं, देखो एजेस क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एजेस रह गया था ना, तो ये बता देती हूँ। देखो जितने भी मेरे पास ये चीजें हैं, ये होते हैं, कोने को बोलते हैं वर्टेक्सेस, और ये जितने भी ये चीजें हैं ये होती है एज, क्या होती हैं, एज। और एज का जो सेंटर होता है ये होता है एज सेंटर, ठीक है, एज सेंटर इसे बोलते हैं। तो एज सेंटर देखो, इसका ये सेंटर, एक इसका, ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे 12 सेंटर होते हैं, 12 एज सेंटर होते हैं, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। तो यहाँ पे भी क्या, कॉर्नर्स तो हर उसमें प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स को मत भूलना, कॉर्नर्स प्लस में एज सेंटर, ठीक है। कॉर्नर्स मेरे पास देखो यहाँ पे कितने होते हैं, 8 इंटू 1/8 हो गया याद, ठीक है, प्लस में एज सेंटर कितने बताया मैंने, 12 एज सेंटर होते हैं, और मल्टीप्लाई में इनका क्या करना होता है, कंट्रीब्यूशन। अभी आप इसको याद कर लीजिए 1/4। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, z की वैल्यू कितनी आएगी, 4, ठीक है। अब एक देख लेंगे हम, यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे, देखो एसएससी के केस में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एटम्स लिखेंगे, मतलब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे कितने एटम्स होते हैं, 8 एटम होते हैं, ठीक है। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है, ठीक है। और इसकी जो z की वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, कितने बताए थे नंबर ऑफ एटम, 1 एटम होता है। बीसीसी के केस में एक एटम बॉडी सेंटर्ड में प्रेजेंट होता है, इसका भी कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और z की वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है, ठीक है, ओके। एफसीसी के केस में क्या था, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, 1/2, ठीक है, प्लस में कॉर्नर्स करना मत भूलना, कॉर्नर्स हर पे होंगे, हर उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो कितनी z की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, प्लस में ये एसएससी वाला केस, कॉर्नर्स वाला केस, ठीक है। फिर मैंने बताया था एंड सेंटर और एज सेंटर, ठीक है। एंड में कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ होता है, और यहाँ भी z की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी,
ठीक है। एज में कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 4 होता है, 1/4 होता है। और z की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी इसके बेस में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।